10 लोग आ गए, कोई मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? ये पता नहीं कौन सा आप है जो कनेक्ट हो रहे हैं, अपना बेड मुझे दिखा रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि वो सो के अभी उठे हैं। हाँ, सही ये हमाद है। हमाद है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, कनेक्टिंग आ रहा है, उनकी तस्वीर भी नजर आ रही है, उनका बेड भी नजर आ रहा है। गुड। अच्छा, तो भाई अब बताइए ना आगे कैसे चलें। हमाद साहब, अभी हमाद कनेक्ट नहीं हुए। हमाद, आर यू देयर? जी सर, जी सर, मैं आ गया। हमाद, इशू ये है कि अभी मुझे डीन साहब की मेल मिली है, उन्होंने कहा है कि 15 से मुझे आपका फाइनल करना है। नाउ माय प्रॉब्लम इज टुडे इज 20th लेक्चर, ठीक है? राइट। अगर हम राइट। उसको मिला लें, मिड टर्म के 3 घंटे लगा लें, तो इट विल बी 23 आवर्स, राइट? तो जी। मैं ये परेशान हूं कि मैं 3 CLO की जगह अगर 2 भी करूं तो हाउ वुड आई डू इट until unless you people spare some time for your sake। मैं तो तैयार हूं टाइम निकालने के लिए आपके लिए। आई एम रेडी टू इंक्रीज 1 hour ऑन मंडे, आई एम रेडी टू इंक्रीज 1 hour ऑन ट्यूसडे इफ यू आर अवेलेबल। आपका कोई और कमिटमेंट नहीं है। मैं फ्राइडे को 1 घंटा स्पेयर कर सकता हूँ, संडे को आप जब कहें मैं अवेलेबल हूँ, मेरी कोई क्लास नहीं सर होगी। फ्राइडे से अच्छा संडे को मतलब क्लास अगर बढ़ाते हैं आप। मैं तो तैयार हूँ भाई, आप लोग बताइए ना मुझे। मुझे तो कोई इतराज नहीं है, तो लेकिन संडे को आना। आप थोड़ी देर तक देखिए क्लास मैं, रख नहीं बोल सकते। मेरी बात सुने, मैं तो उन 20 लड़कों से बात कर रहा हूँ जो क्लास में आते हैं, बाकी 18 तो आते ही नहीं है ना। तो आए ना आए, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना खुद सफर करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी ने रियायत दी हुई अटेंडेंस की, वो एम आई टू आस्क देम टू कम। वो एट द एंड ऑफ द डे वो अपने पेपर में सफर करेंगे ना, जो क्लास अटेंड नहीं करेगा पेपर में सफर करेगा। दोज हु आर अटेंडिंग द क्लासेस, आई एम टॉकिंग टू देम। हमाद हो गए, ख्वाजा साहब हो गए, गालिब है, जवेरिया है, जो लोग रेगुलर, और भी मैं नाम भूल रहा हूँ, अमीन है। ये लोग रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं। और अपना जैन है। अब मुझे नाम तो सबके याद नहीं आ रहे। ये जो लोग अटेंड करते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि मुझे आप बताइए, अभी मुझे आज की तारीख में आप बता दीजिए कि किस किस दिन में आपकी एक्स्ट्रा क्लास। फ्राइडे को आप 3 से 4 अवेलेबल हैं? पहले चलें, लेट्स डिस्कस फ्राइडे। ठीक है सर, ले सकते हैं क्लास। ओके, ये नोट कर लीजिए अपने पास। ये फिर गालिब के थ्रू आप सबको बता दीजिए। गालिब की भी लाइट नहीं, उनका मैसेज आया है, ही विल ज्वाइन लेटर वंस अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। तो फ्राइडे वी विल टेक 1 hour सेशन 3 to 4, इसलिए कि मैं ज्यादा लंबा नहीं कर सकता क्योंकि 6 to 9 मेरी दूसरी क्लास है। संडे का अब आप मुझे बताइए कब, कौन सा टाइम देंगे आप? अम, अमीन सर आप बोलें, संडे आप। ख्वाजा साहब आप बोलें। सर संडे को भी 12 बजे का टाइम ठीक है आप अगर ऐसा बताइए, हो मुझे, सकता है। मेरे लिए सब टाइम ठीक है। आपके लिए कौन सा टाइम ठीक है? सर आपको 2 घंटे की क्लास लेनी है, 1 घंटे दो की? घंटे के लिए नहीं है भाई, घंटे पूरे नहीं हो रहे ना आपके, बस क्योंकि मैं सर आपको 11 से फ्राइडे 1 कर लें। 11 से 11 सर से 11 से ये 11 सर से बेटर 1 है। संडे हो गया। अच्छा, ये तो होगा 3 घंटे हम एक्स्ट्रा कर लेंगे ना। अभी और भी तो करने हैं ना, क्योंकि मैं आज आपको असाइनमेंट की लिस्ट भेज रहा हूँ, जिसको आपके, मैंने अभी तक 6 सोचे हैं, 6 की मैं लिस्ट भिजवा दूंगा। आप लोग उनको देख लीजिए और उसमें से जो आप में से करना चाहें देख लें उनको, और बाकी मैं और सोच के भेजता हूँ, क्योंकि दैट विल बी आपका CLO 2 मुझे करना है कंप्लीट, ताकि ठीक 10 है में सर। से आपको नंबर तो दे सकूं ना। अभी तक तो 50 अगर मैं फाइनल के लिए रखूं, ये जो लोग आप कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट CLO जिन्होंने कर लिया है, मेरे ख्याल से अबाउट 20 लोगों ने किया है। 36 में से 37 में से 20 ने किया है, 17 अभी भी बाकी है। तो जो नहीं करेगा वो सफर करेगा, फ्रैंकली। ये उसमें तो मेरा कुछ नहीं है। अब मैं सेकंड असाइनमेंट आज नहीं तो कल आपको डेफिनेटली दे दूंगा। मैं गालिब को भेज दूंगा लिस्ट उसकी 6-7 असाइनमेंट के, उनमें से आप चूज कर लीजिए ग्रुप वाइज, और जो मेरे जहन में है, एंड आई एम ओपन टू, अगर आप कोई देना चाहते हैं कि, लेकिन वो ग्रुप का असाइनमेंट होगा। उसमें बड़ा क्लियर है कि इट विल बी अबाउट हाफ एन आवर प्रेजेंटेशन, ठीक है? और ग्रुप मेंबर जितने भी हैं सब करेंगे बारी बारी। ये नहीं होगा कि एक आदमी, हमजा का ग्रुप है तो हमजा के साथ 3 आदमी जो हैं एक्स्ट्रा बैगेज टैग हो रहा है, दिस आई विल नॉट अलाउ। ठीक है ना? हाँ, अगर आपके ग्रुप में 4 मेंबर हैं तो, अगर, और आपकी 15 स्लाइड्स हैं, 16 स्लाइड्स हैं, तो एवरीबडी विल स्पीक ऑन 4 स्लाइड्स। ठीक है, ताकि मुझे इवेल्युएट करने में आसानी हो कि जो, ये बड़ा आसान है, चाहे बनाए चाहे हमजा साहब, हमजा का नाम चूंकि सामने नजर आ रहा है मुझे, तो मैं इसलिए हमजा का नाम ले रहा हूँ, वरना कोई भी हो सकता है, अमीन भी हो सकता है, ख्वाजा साहब भी हो सकते हैं, हमाद भी हो सकता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो बनाएगा ना उसको तो नॉलेज होगी, जो बगैर पढ़े प्रेजेंट करेगा ना, फौरन पता चल जाता है कि ये आदमी बगैर पढ़े प्रेजेंटेशन कर रहा है।
तो मैंने भी 5-6 सोच ली हैं, मैं आज फॉरवर्ड कर दूंगा, आज रात को उसको भेज दूंगा गालिब को, ही विल फॉरवर्ड इट टू यू, ठीक है। तो आप उनमें से सोच के देख लीजिएगा किसने क्या लेना है, ये आपस में आप फैसला करेंगे। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि तुम ये करो तुम ये करो, जो जिसमें कंफर्टेबल है। एंड इफ यू कैन कम अप विद सम अदर आइडिया जो मैंने सोचे, बल्कि आपको मैं बता भी देता हूँ कि जो टॉपिक्स मेरे पास अभी हैं, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। देखिए, एक तो मैं सोच रहा हूँ हाइपर लूप के ऊपर। हाइपर लूप आपने पढ़ा होगा, ये इतने आजकल बड़ा ये बज़वर्ड चल रहा है, वो टेस्ला वाला जो है ना ऊपर इसके ऊपर बड़ी रिसर्च करवा रहा है, ठीक है ना। हाइपर लूप जिसके अंदर मैग्नेटिक उससे, और वो ये हाइपर लूप को अगर कराची में किया जाए, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ये मुझे पता है कि होने वाला काम नहीं है, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ थॉट, क्योंकि इसके ऊपर आपको लिटरेचर भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा, इसके ऊपर तस्वीरें भी बड़ी अच्छी मिल जाएंगी। ये इसके ऊपर अमेरिका का जो क्या नाम है उसका, हमेशा उसका नाम भूल जाता हूँ, टेस्ला का जो मालिक रॉन है, मस्क। रॉन मस्क जो इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है, और बहुत वो कहता है कि जी जो मेगा सिटीज है ना, उनके लिए दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन ना, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाने में। एंड देयर इज द न्यूज आइटम जो मैंने पढ़ा था कहीं कि इंडिया, खासतौर पे दिल्ली एंड मुंबई आर कंसिडरिंग, हालांकि मुंबई का जो उनका जो रेलवे सिस्टम है दैट कैरीज अबाउट 15 मिलियन पीपल इन डे, इवन देन दे आर कंसिडरिंग इट। तो एक तो मेरे जहन में ये आया था कि हाइपर लूप का आपको ये दूं कि इस पे आप एक प्रेजेंटेशन बना के आप लोग करें। अच्छा, और दूसरा जो है एक मिनट, एक ये था कि 20, एक आपको मैं देना चाहता हूं कि अपने आप सोच के इस पे 2 ग्रुप भी कर सकते हैं। ये एक ओपन एंडेड सवाल है कि मतलब कि आपके ख्याल में 20th सेंचुरी, नॉट 21st सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, 20th सेंचुरी का मैकेनिकल मार्वल क्या था। यू कम अप विद योर ओन थिंग ना, कि मैकेनिकल में जो इन्वेंशन हुई हैं, यानी 1901 से लेके और 1999 तक, ये जो ये 1900 से 99 तक, 99 इयर्स में, विच वाज द मैकेनिकल मार्वल ऑफ द सेंचुरी, विच आई मीन यू कैन कम अप विद एनी आइडिया ना, जिसको आप समझते हैं कि पिछले 100 साल में। मैं इसलिए मैं 2001 ऑनवर्ड इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि इस अरसे में इन्वेंशन बहुत ज्यादा हुई हैं, एंड यू विल बी कंफ्यूज। 19th सेंचुरी के अंदर, 20th सेंचुरी के अंदर 1900 से लेके 1919 तक जो है, ठीक है, एक तो ये है। और आप जो है स्लाइड इसके ऊपर ये समझ लें कि मैं चाहूंगा कि एक सेशन के अंदर ना, जो हमारा 1 घंटे का होता है विद क्वेश्चन आंसर, चाहे हम उसको 1.5 घंटे पे ले जाएं, 2 कम से कम ग्रुप निमट जाएं। तो इस तरीके से हम, अगर आपके 36 में 9 ग्रुप बनते हैं ना, वी कैन कंप्लीट इट इन 4 सेशन ना। एक तो ये है मेरे जहन में, एक मैंने आपको हाइपर लूप का बताया है। अच्छा, एक जो है, मैं बिल्कुल इस चीज से ना वाकिफ हूँ, लेकिन ये 3D प्रिंटिंग जो है ना, दिस इज समथिंग, यू नो, प्रिंटिंग मशीन जो बनी है 3D वाली, ये मेरे जहन में था। और खास तौर पे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ह्यूमन ऑर्गन को हम प्रिंट कर सकें। जैसे कि एमआरआई के अंदर आप देखते हैं ना, डॉक्टर्स देखते हैं कि आपके जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, खास तौर पे स्पेशली कैंसर डिटेक्शन के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई को यूज करते हैं। तो इसके ऊपर मैं सोच रहा था कि ये है। अच्छा, और दूसरा एक ये था कि मैग्नेटिक लेविटेशन जो है ना, कि फ्यूचर में इसका क्या रोल होगा, ठीक है, मैग्नेटिक जी सर। लेविटेशन पे। एक मेरे ध्यान में स्टील्थ टेक्नोलॉजी का सोचा था मैंने, कि जो अच्छा ये सर, ये जो असाइनमेंट के टॉपिक्स होंगे जो ग्रुप प्रेजेंटेशन के तौर पे होंगे, ये आप खुद ही असाइनमेंट भाई, अलॉट मैंने तो करेंगे जो हम लोग? सोच के आपको बता रहा हूँ, आई एम ओपन, हमाद, आई एम ओपन, कि जो आप अगर इसके अलावा आप कुछ सोच सकते हैं, मतलब टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि आप आधे घंटे की प्रेजेंटेशन कर सकें उसके ऊपर, एटलीस्ट 25 मिनट सही की तो सर। आप करें। नंबर ऑफ स्लाइड्स इतनी रखें कि आप 25 मिनट में उसको कवर कर लें। और अगेन आई एम रिपीटिंग कि जितने ग्रुप मेंबर होंगे बारी बारी, अगर जैसे 16 स्लाइड्स हैं, तो एवरीवन विल कवर 4 स्लाइड्स। ये नहीं होगा कि हमाद के साथ 3 आदमी टैग करके निकल जाए, टैग टीम की इजाजत नहीं दूंगा। अच्छा सर, कोई टाइम कंस्ट्रेंट है? जैसे हम 4 अगर ग्रुप मेंबर्स हैं तो सबको सेम टाइम
मिलेगा या कोई एक बंदा ज्यादा मैंने बोल आपको सकता क्या है, कोई कहा है, कम बोल नंबर ऑफ सकता है? स्लाइड्स जो है ना, कितनी, मतलब जो भी आपकी 20 नंबर ऑफ स्लाइड्स है ना, एवरीबॉडी विल हैव टू स्पीक ऑन 5 स्लाइड्स। ठीक है सर। आपने वो देखा है रिले, वो 100 मीटर रिले जो होती है ओलंपिक्स के अंदर, ये 400 मीटर की रिले जो होती है, उसमें क्या जी सर, होता है, जी सर। तो आखिरी रनर जो होता है ना सबसे फास्ट रखा जाता है, कि अगर पहले 3 ने कोई टाइम में कुछ गड़बड़ कर दी तो लास्ट वाला उसको ओवरकम कर सके मेडल के लिए ना। तो ये मैंने आपको टिप दे दी है, ठीक है ना। स्टील टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है। मैं ड्रोन का मुझे क्यों ख्याल आया फ्रैंकली, कि अभी आपने सुना होगा कि वो ईरान के अंदर जो है एक बंदे को मारा था उन्होंने ड्रोन के यूज करते हुए सिग्नल के ऊपर, एंड ईरान यूज द सेम टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, टू रिटेलिएट अगेंस्ट मोसाद। तो इट वाज रियली राइट। सरप्राइजिंग ना कि किस तरीके से एक ड्रोन के अंदर आप, ये तो हमने देखा था फिल्मों के अंदर हॉलीवुड की, कि वो ऊपर से मॉनिटर कर रहे हैं और वो अफगानिस्तान के अंदर कोई एक गाड़ी जा रही है और उसकी किसी की तदफीन हो रही है तो उसके ऊपर वो ड्रोन से चेक करके बम मारते हैं। ये तो हमने देखा था, लेकिन ये पहली दफा मैंने देखा है कि, ये सुना है, सॉरी, पढ़ा है कि मशीन गन लगी हुई और ड्रोन के अंदर, और ड्रोन उस बंदे को मॉनिटर कर रहा है, वो सिग्नल पे रुके और मशीन गन से उसको चलनी कर दे। दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी। तो इसके ऊपर, ड्रोन के ऊपर हो सकता है, स्टील टेक्नोलॉजी के ऊपर हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है, उनको देखें, स्टैटिस्टिकल जो क्वालिटी कंट्रोल एक होता है, पता नहीं आपको पढ़ाया गया नहीं, इट विल बी टू टफ फॉर यू आई थिंक, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, या एक जनरली जो किसी भी प्लांट का जो एक मेंटेनेंस, आप में से कुछ लोगों ने चूंकि पीपल स्टील के अंदर इंटर्नशिप की है, तो उसके हवाले से मैं सोच रहा था कि अगर आप उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट करना चाहें तो मेंटेनेंस के हवाले से, ट्यूब स्टील की उस पे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पे तो कोई कर चुका है ना, कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के ऊपर किसी ने किया था, वो सारा उन्होंने बताया था। एक किसी ने लेडल का बताया था कास्टिंग के हवाले से, कि आई थिंक वो इनगट वाले ने बताया था, इसने किया था। तो ये मैंने 5-6 चीजें सोची थी, अब ये और भी मैं सोच सकता हूँ, मैं आपको भी, आई एम ओपन टू इट। पर्पस जो है ना, एक ग्रुप को तैयार करना है, और ये होगा आपके साथ जिंदगी के अंदर, कि आपको ग्रुप असाइनमेंट मिलेंगे। इट इज वेरी कॉमन, अगर आप एडवांस स्टडीज करें तब भी, आप इंडस्ट्री में काम करें तब भी, ये ग्रुप की शक्ल में काम करके और उनसे प्रेजेंटेशन कराई जाती है। तो दिस वाज इट रियली। अगर और किसी की कोई सजेशन है, कोई प्रोजेक्ट अगर कोई और सजेस्ट करना चाहता है, मेरा नंबर सबके पास मौजूद है, आप गालिब के थ्रू मुझे बता दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही करें जो मैं आपसे कह रहा हूँ। इसी मैकेनिकल इन्वेंशन जो है ना 20th सेंचुरी वाली, ये ओपन है। आपका ख्याल कुछ और हो सकता है, मेरे ख्याल से अगर मेरी राय पूछे ना, मुझे ये याद नहीं स्टीम इंजन कब इन्वेंट हुआ था, लेकिन अगर ये 20th सेंचुरी में हुआ तो मेरे हिसाब से स्टीम इंजन इज द बिगेस्ट इन्वेंशन, अगर मैं अपनी बात करूँ जाती तौर पे, तो उसने जो है काम करने के अंदाज को दुनिया को बदल 17th दिया। सेंचुरी में हुआ था सर। ये सर 19th में हुआ 17th सेंचुरी में हुआ था। था, 20th में हुआ 18th है ना, 18th 18th सेंचुरी में हुआ था जी। 18 में हुआ है। स्टीम इंजन। हाँ, स्टीम इंजन ना। पहली रेल कब बनी थी? आई डोंट रिमेम्बर नाउ एग्जैक्टली। रेल 1800 में बनी, 1900 में बनी है रेल? नहीं, 1800 से लेट में बन गई थी। नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ, रेल पहले बनी है। और आप सोच लें, कोई मतलब जरूरी नहीं है, आप ये जो स्पेस शटल है ये हो सकता है, मतलब आपकी नजर में, क्योंकि ये भी 60s की है ना सारी चीजें। स्टैंडिंग मैन इन स्पेस, ये भी 60s का, 1960s का प्रोजेक्ट, 59-60 का है। स्पेस शटल है, न्यूक्लियर हाँ, रिएक्टर है, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हाँ, हैं, ये सारी चीजें जेट जो इंजन है, देखिए, सब मैं सारी तो चीजें। ओपन कह रहा हूँ ना, कि आप सिलेक्ट कर लें कि जी हमारे हिसाब से सबसे बड़ी मैकेनिकल इन्वेंशन ये है। अब ये कोई मतलब लोगों के लिए तो ये मेरेकल ही था ना, कि आप एयरक्राफ्ट को एक जहाज के ऊपर उतार दें। कोई सोच भी सकता था जी कि सर। उसमें क्या टेक्नोलॉजी में उन्होंने चेंजेस की थी उसको करने के लिए। तो ये है कि अच्छा, अब हमने ये, लेट्स कंक्लूड बिफोर बाय स्टार्ट, जो प्रेजेंटेशन है आपकी खत्म करूं, 3 चीजों पे हम कंक्लूड कर रहे हैं। मैंने आपको 5-6 टॉपिक बताए जो कि इस प्रेजेंटेशन में रिकॉर्ड हो चुके हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इनको भेज भी दूंगा। आपने सुन ली है ना सारी बातें ये?
जी अच्छा सर, हमने कोशिश करनी है कि हमारा टॉपिक मैकेनिकल मार्वल्स में से ऑफ ही हो। कोर्स नहीं, एक तो मैंने वो कहा है ना, मैकेनिकल मार्वल पे एक ग्रुप कर सकता है, 2 कर सकते हैं। अब जैसे मैंने 3D प्रिंटिंग की बात की है, इस पे कोई ग्रुप अगर करना चाहे तो कर सकता है। आप जो है स्टैटिकल प्रोसेस को छोड़ दें, आप मैग्नेटिक लेविटेशन की बात की है मैंने आपसे, स्टील टेक्नोलॉजी की बात की है, ड्रोन की बात की है, ये जो ट्रेन की बात की है आपसे, ठीक है ना। ये जी सारी सर। चीजें देख लें, और इसके अलावा भी अगर आप यू कम अप विद समथिंग ना, तो जाहिर है आपके 9 ग्रुप तो बनेंगे ना, कम से कम 9 से कम तो नहीं बनते ना 36 के ऊपर। एक ग्रुप 4 का होगा ऑब्वियसली, यही होता है ना। जी सर। सर आप प्लीज ये टॉपिक ना रिटर्न फॉर्म में एक बार मैं ग्रुप में शेयर कर रिटन दीजिएगा, तो फिर रिटन वो फॉर्म में इजीली उनको जाए। भेज दूंगा, मैं गालिब को भेज जी। दूंगा, बिकॉज ही इज द फोकल पर्सन। तो आप देख लीजिएगा उसमें से आपको कौन सा पसंद आता है, तो उनको मैं भेज देता हूँ, आप हाँ देख लें। जी सर, थैंक यू। ठीक है, और उसके बाद सेलेक्ट कर लें। अच्छा, तो आज कौन ओपन करेगा भाई? हु विल बी द फर्स्ट वन, जल्दी बताएं। सर मैं हुसैन अहमद सिद्दीकी। आपकी प्रेजेंटेशन का नाम बताइए, टॉपिक का। सर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एक मिनट। एंटी लॉक हुसैन अहमद, एक दो आई हुई है मेरे पास, आपकी कौन सी इसमें से सही है? हसन साहब की एंटी लॉक सर वाले मेरी दो, तो एक पे एक ही लिखा हुआ है हुसैन अहमद सिद्दीकी, और एक पे लिखा है HUSSAN। प्रेजेंटेशन एक ही है, नाम अलग है। HUSSAN। हुसान हुसान नाम है सर। हुसैन अहमद सिद्दीकी, ओके जी। प्लीज कंटिन्यू जी, बिस्मिल्लाह करें। सर नेक्स्ट स्लाइड का आइएगा। एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम हमारी गाड़ी का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसको हम नॉर्मली डेली रूटीन में यूज करते हैं गाड़ी को चलाते वक्त। तो सर इसमें जो कंटेंट्स हैं वो आगे लिखे हुए हैं, सर नेक्स्ट पेज पे आइएगा। उस चीज पे जिस चीज पे हम डिस्कशन करेंगे जी। व्हाट इज एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम? एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और इम्प्रूवमेंट के इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। Anti-lock braking system. An anti-lock braking system is a safety anti-skid braking system used on aircraft and on land vehicles, such as cars, motorcycles, trucks, and buses. The anti-lock braking system was invented by Gabriel Voisin in 1929. He is a French engineer. एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को 1929 में गेब्रियल वॉइसन नामी इंजीनियर ने इसको बनाया था। और ये इन्वेंट इस वजह से किया गया था कि एयरक्राफ्ट के जो ब्रेकिंग सिस्टम के लिए इसको इन्वेंट किया गया था कि काफ़ी हैवी बॉडी होती है और उसके ब्रेकिंग सिस्टम अच्छे होने चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने इसको बनाया था, मगर 2 साल तक के अरसे में 1929 से 1931 तक इस इन्वेंशन को किसी और दूसरी चीज़ में इस्तेमाल नहीं किया गया, जैसे कि हम अभी हमारी यहाँ बाइक और गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। तो इन्होंने 2 साल तक एयरक्राफ्ट पे ही काम किया। फिर उसके बाद 1931 में इन्होंने पहला टेस्ट किया गाड़ी के ऊपर, और फिर बाइक के ऊपर इन्होंने टेस्ट किया। और जैसे कि हम देखते हैं कि 1960s 70s के मॉडल में भी एबीएस को इस्तेमाल किया गया था, मगर फुल फ्लैश एबीएस जो हमें अच्छी क्वालिटी में अच्छे उसके साथ हमें जो मिला है वो आफ्टर 2000 में ही मिला है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का काम ये होता है कि बेसिक काम इसका ये है कि गाड़ी को स्किड होने से रोकना है। और सडन ब्रेक जब अप्लाई होते हैं तो गाड़ी के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं स्किड होने के, और अपने जो मूवमेंट जो है उसकी वो लॉस हो जाती है, वो रोड भी क्रॉस कर जाती है बाजू का। तो उस चीज से एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम रोकता है इस चीज से। हाँ, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम, द मेन पॉइंट्स ऑफ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। स्पीड सेंसर्स हैं, वॉल्व्स हैं, पंप है और कंट्रोलर है। स्पीड सेंसर एक तरह का मेटेलिक पार्ट है जो कि हमारे व्हील्स के साथ अटैच होता है। अच्छा जी, जैसे कि अगर हमारे एबीएस फ्रंट के हमारे जो 2 व्हील्स हैं उसमें एबीएस लगे हुए हैं, तो हमारा जो स्पीड सेंसर है वो फ्रंट के दोनों व्हील्स के साथ अटैच होगा। अगर हमारी गाड़ी चारों व्हील्स में हमारी गाड़ी के एबीएस लगे हुए हैं तो स्पीड सेंसर चारों व्हील्स के साथ अटैच होगा।
अच्छा, स्पीड सेंसर का काम क्या होता है कि जब ड्राइवर हमारा ब्रेक अप्लाई करता है तो कंट्रोलर जो होता है गाड़ी के अंदर वो सिग्नल प्रोवाइड करता है स्पीड सेंसर को, और स्पीड सेंसर जब व्हील के साथ कांटेक्ट बनाता है तो उस कांटेक्ट में वो ये चीज कैलकुलेट करता है कि गाड़ी क्या एक्सेलरेशन में है या डिसेलरेशन में है, और क्या व्हील्स लॉक हो चुके हैं। तो वो ये सारी मैसेजेस कन्वे करता है दोबारा कंट्रोलर को। तो स्पीड सेंसर का काम यही होता है कि वो स्पीड को सेंस करता है, कैलकुलेट करता है एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन को, और व्हील्स लॉक हो गए हैं या नहीं हुए हैं, तो ये चीज बताता है। अच्छा, नेक्स्ट इसका पॉइंट है वॉल्व्स। जो एबीएस में वॉल्व लगे हुए होते हैं, एबीएस को एबीएस ब्रेक को यूज क्या कहते हैं लगाने में जो वॉल्व का काम एक अहम किरदार अदा करता है वॉल्व ना। तो जैसे कि हमारा स्पीड सेंसर व्हील्स के साथ अटैच होता है, तो हमारे जो वॉल्व होते हैं वो होते हैं हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट के साथ ये अटैच होते हैं, और तीन वॉल्व होते हैं, और वो तीन डिफरेंट पोजीशन में काम करते हैं, मगर तीनों वॉल्व जो हैं वो एक ही साथ काम करते हैं ना। अब फर्स्ट पोजीशन जो होती है वॉल्व की, जैसे कि हमारी गाड़ी मूव कर रही है और अभी हमें ब्रेक अप्लाई करने की जरूरत महसूस नहीं हुई ना, तो वॉल्व ओपन रहते हैं, तीनों वॉल्व फर्स्ट पोजीशन में ओपन रहते हैं। और जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो मास्टर सिलेंडर एक हमारे हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट के पास ही एक सिलेंडर लगा हुआ होता है जिसमें फ्लूइड होता है सारा, जिसमें हम ब्रेकिंग ऑयल डालते हैं, देखा होगा आप लोग ने। तो वो मास्टर सिलेंडर से फॉरन फ्लूइड प्रोवाइड होता है वॉल्व्स में, और वॉल्व्स के थ्रू फिर जाता है ब्रेकिंग सिस्टम में। तो फर्स्ट पोजीशन में तीनों वॉल्व ओपन रहते हैं, और फ्लूइड जब प्रोवाइड हो जाता है तो उसके बाद सेकंड पोजीशन का काम शुरू होता है, और सेकंड पोजीशन में वॉल्व ब्लॉक हो जाते हैं, वॉल्व ना बंद हो जाते हैं। और जब फर्स्ट पोजीशन का काम हो जाता है, सेकंड पोजीशन में वॉल्व बंद होने के बाद वो लाइंस को सेपरेट कर देते हैं, जैसे कि मास्टर सिलेंडर से आने वाला फ्लूइड वो रुक जाता है, और फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं ब्रेकिंग सिस्टम है वो अलग सेपरेट हो जाता है ना, तो दोनों का कांटेक्ट नहीं होता क्योंकि बीच में से वॉल्व बंद हो जाता है। अच्छा, सेकंड पोजीशन के बाद बंद होने के बाद थर्ड पोजीशन की जब बारी आती है, तो जब सेकंड पोजीशन जब में वॉल्व बंद हो जाते हैं तो उसमें एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या कहते हैं जनरेट होता है ना वॉल्व में। तो थर्ड पोजीशन में वॉल्व क्या काम करते हैं, उस हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर को रिलीज कर देते हैं। तो जब हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर रिलीज होता है तो दोबारा फर्स्ट पोजीशन का काम वॉल्व शुरू कर देते हैं। तो ये एक साइकिल कंप्लीट होती है इसी तरह से, फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में और थर्ड पोजीशन में। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा एबीएस का पंप, जो बहुत ज्यादा अहम पार्ट है ये भी। तो पंप बेसिकली क्या करता है कि जो वॉल्व में जो थर्ड पोजीशन से रिलीज होने वाला जो प्रेशर होता है वो डायरेक्ट पंप अपने पास रिस्टोर करता है। तो जो वॉल्व में से जो प्रेशर रिलीज हो रहा है वो पंप अपने पास रिस्टोर कर रहा है, तो यही साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, तो और पंप प्रेशर को रिस्टोर करता रहता है। और नेक्स्ट पार्ट है कंट्रोलर हमारा। अच्छा जी, कंट्रोलर जो होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको वॉल्व हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट के साथ अटैच होते हैं, तो कंट्रोलर जो है हमारा वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के साथ अटैच, ईसीयू के साथ में। तो कंट्रोलर का बेसिकली काम ये है कि वो एक तरह से मैसेज कन्वेयर है, मैसेज क्या कहते हैं सेंड करता है और रिसीव करता है ना। अब ड्राइवर जब हमारा ब्रेक अप्लाई करता है तो वो फौरन ना उसके पास वो उसको पता लग जाता है कि हाँ भाई ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो अब वो मैसेज कन्वे करता है किसको, स्पीड सेंसर को, कि भाई ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम्हें काम शुरू करना है कि भाई तुम मुझे वैल्यूज कैलकुलेट करके बताओ कि कौन सी वैल्यूज जो मैंने आपको बताई थी, स्पीड सेंसर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन कैलकुलेट करता है। फिर दोबारा क्या कहते हैं स्पीड सेंसर से वो वैल्यूज जो बताई जाती है वो दोबारा कंट्रोलर के पास आती है, और कंट्रोलर फिर हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट को हमारा सिग्नल भेजता है कि भाई अब इस अमाउंट का फ्लूइड प्रोवाइड करना है। तो कंट्रोलर का ये काम होता है, बेसिक इसका ये काम है कि वो मैसेज कन्वेयर है। अच्छा जी, अब हम आ गए प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अच्छा, किस तरह से ब्रेकिंग सिस्टम हमारा काम करता है ना। इट पहला पॉइंट है, इट मॉनिटर्स व्हील्स अंडर हैवी ब्रेकिंग। अच्छा, ब्रेकिंग सिस्टम जो है हमारा एबीएस, वो होता है ये कि सबसे पहले तो ये हैवी ब्रेकिंग को मॉनिटर करता है कि जब सडन ब्रेक अप्लाई होते हैं, ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो गाड़ी को अंदर कुछ नुकसानात ना हो और कुछ ऐसा है ना हो कि गाड़ी स्किड हो जाए, तो एबीएस सबसे पहले उस चीज को मॉनिटर करता है कि हैवी ब्रेकिंग को कंट्रोल करना है। अगर स्लो ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है, मगर हैवी ब्रेकिंग में ज्यादा हमारे पास रिस्क फैक्टर होता है तो उसको सबसे पहले एबीएस हमारा कंट्रोल करता है।
सेकेंड पॉइंट है सेंसर डिटेक्ट एंड रिलीज द ब्रेक। अच्छा जी, जब स्पीड सेंसर जो है हमारा वो जब डिटेक्ट करता है, जब टायर के साथ एक कांटेक्ट बनाता है तो उसमें वो वैल्यूज कैलकुलेट करता है और वो सारा फिर एक पूरी वही साइकिल वॉल्व में, तो वॉल्व काम करता है, फिर पंप काम करता है, कंट्रोलर काम करता है, ये पूरी साइकिल चल रही होती है ना। तो जो सेंसर जो डिटेक्ट करते हैं, वैल्यूज डिटेक्ट करी, हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट से एक फ्लूइड प्रोवाइड होता है और ब्रेक को फौरन रिलीज कर देता है। अगर ब्रेक लगा रहेगा तो टायर लॉक हो जाएंगे और वही फिर नॉन एबीएस कार की तरह स्किड होने का खदशा होता है। तो ये फौरन ब्रेक को रिलीज कर देता है सेंसर ना, जब वैल्यूज डिटेक्ट हो जाती है, फ्लूइड प्रोवाइड हो जाता है, तो ब्रेक रिलीज हो जाता है। अच्छा जी, अब इसके बाद आ गए हम थर्ड पॉइंट पे। एबीएस देन कंटिन्यूअसली एंड रिपीटेडली अप्लाई ऑप्टिमम ब्रेकिंग प्रेशर टू ईच व्हील। अच्छा, जैसे कि अगर हमारे फ्रंट के दो व्हील्स में एबीएस लगे हुए हैं कार में, तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ईसीयू जो है हमारा वो सबसे पहले काम करना शुरू करता है। तो फिर उसके बाद वॉल्व्स ऑन ऑफ होना शुरू होते हैं, तो प्रेशर आता है, जाता है, रुकता है और फिर उसके बाद पंप में वापस आता है ना। तो ये एक पूरी साइकिल चल रही है साथ साथ। और ये जो प्रोसीजर है रिपीटेडली एंड ऑप्टिमम ब्रेकिंग प्रेशर टू ईच व्हील ना, तो ब्रेकिंग प्रेशर जो होता है वो ईच व्हील पे, मतलब जो दोनों टायरों पे लगा हुआ है, तो वो बराबर प्रेशर उसमें प्रोवाइड हो रहा होता है। और वो जो कांटेक्ट है हमारा स्पीड सेंसर का, वो 1 सेकंड के अंदर 15 से 20 दफा वो कांटेक्ट बनता है और हटता है, जिसमें ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है कि वॉल्व ऑन हो रहे हैं, ऑफ हो रहे हैं, प्रेशर जनरेट हो रहा है, प्रेशर रिलीज हो रहा है। तो ये सारे काम रिपीटेडली एक काम हो रहा होता है और जो प्रेशर जो है वो इक्वली जितने व्हील्स पे हमारे एबीएस लगे हुए हैं तो वहां पे इक्वली डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन एबीएस इज एक्टिव यू मे फील पल्सेशन थ्रू द ब्रेक पेडल। अच्छा, एक जब हम हाई ओवर स्पीड में होते हैं और सडन जब हमें जरूरत महसूस होती है कि हमें अभी ब्रेक अप्लाई करना है, तो हम जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें एक अजीब सी धड़कन महसूस होती है ना ब्रेक पेडल के थ्रू ना। जब ब्रेक पेडल पे एक अजीब सी वाइब्रेशन पैदा होती है, वो वाइब्रेशन इस वजह से होती है कि जब हमारी साइकिल जो अंदर जो काम कर रही है, ये सारे एक तरह से टीम वर्क होता है, पूरा ईसीयू काम कर रहा है, हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट काम कर रहा है, मास्टर सिलेंडर काम कर रहा है, सेंसर काम कर रहा है। तो ये सारी जब चीजें काम कर रही होती है ना सडन, और ये 1 सेकंड के अंदर का वक्फा होता है और इतनी तेज साइकिल मूव करती है, तो जाहिर सी बात है इंसान ने ये एक चीज बनाई है तो कुछ ना कुछ तो गलती होती है। तो उसमें एक वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन हमें ना स्टीयरिंग पे फील होती है, वो वाइब्रेशन ना हमें कहीं हमारी सीट पे जो हम बैठे होते हैं ना हमें वो वहां फील होती है, वो वाइब्रेशन सिर्फ हमें ब्रेक पेडल पे फील होती है। तो ये एक है कि हमें भाई इस तरह की पल्सेशन फील होती है जब हम हाई ब्रेक लगाते हैं तो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्कीडिंग। अच्छा, एबीएस जो है हमारा वो फॉरन व्हील्स को लॉक नहीं करता, और जिसकी वजह से लॉक होने की वजह से स्किडिंग रेशियो ज्यादा होता है और ना होने की वजह से स्किडिंग रेशियो कम हो जाता है ना। तो नॉन एबीएस कार जो है वो व्हील्स को लॉक कर देती है, जिसकी वजह से गाड़ियां स्किड होती हैं। और एबीएस में गाड़ी व्हील्स फौरन लॉक नहीं होते, वो जैसे कि लॉक होते हैं, फिर अनलॉक होते हैं, फिर लॉक होते हैं और अनलॉक होते हैं, और इसके पीछे वही पूरी साइकिल जो मैंने आपको बताई अभी, वो पूरी साइकिल चल रही है। अच्छा जी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, प्रोस एंड कॉन्स। पहला है कॉन्टैक्ट कंट्रोल। अच्छा, हमाद कॉन्टैक्ट आपके पास, कंट्रोल। सॉरी हुसैन, आपके पास 7 मिनट हैं, ये जूम टाइम इज रनिंग आउट। जी सर। जी जी सर, जी सर, बस कंप्लीट होने वाला। कॉन्टैक्ट कंट्रोल जो है हमारा वो इस तरह से होता है कि टायर और हमारा जो रोड होता है उसके दरमियान एक कॉन्टैक्ट बना हुआ होता है ना। तो नॉन एबीएस कार में वो कॉन्टैक्ट लूज होता है हमेशा, जब हम हाई ब्रेक को अप्लाई करते हैं ना। जरूरी नहीं है कि कॉन्टैक्ट लूज हो, कुछ और भी वजूहत होती हैं गाड़ी के अंदर, मगर ये है कि ज्यादातर ब्रेकिंग की वजह से कॉन्टैक्ट लूज होता है ना। तो ये एबीएस कार्स में ये कॉन्टैक्ट लूज नहीं होता, तो ये इसकी पहली एडवांटेज है। दूसरा, ब्रेक परफॉर्मेंस। इसके जो ब्रेक परफॉर्मेंस है वो ड्रम ब्रेक्स से ज्यादा अच्छी होती है, और क्योंकि इसके अंदर इतने सारे इस तरह के क्या कहते हैं हमारे जो पार्ट्स यूज हो रहे हैं वो डिफरेंट हैं ब्रेक से, दूसरे ड्रम ब्रेक सिस्टम से। तो इसकी परफॉर्मेंस ड्रम ब्रेक सिस्टम से ज्यादा अच्छी है। और सेफ एंड इफेक्टिव नेक्स्ट पॉइंट है। तो नॉन एबीएस कार्स में रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है हमारा एक्सीडेंट का, और स्किडिंग रेशियो ज्यादा होता है, और इसमें स्किडिंग रेशियो और एक्सीडेंट रेशियो कम होता है। अच्छा, आ गए डिसएडवांटेजेस पे। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस इस तरह से तो नहीं हम बोल सकते, मगर ये है कि एज कम्पेयर टू नॉन एबीएस कार
इसके डिसएडवांटेज इस वजह से हो रहे हैं कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। एक्सपेंसेस ज़्यादा का मतलब इसके पार्ट्स ज़्यादा महंगे हैं, तो और नॉन एबीएस कार्स के पार्ट्स महंगे नहीं हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज डेलीगेट सिस्टम एंड डैमेज। अच्छा, इसका जो एबीएस के जो पार्ट ज़्यादातर सेंसिटिव मटेरियल्स पे बेस्ड करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सेंसर लगे हुए हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगी हुई है, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये थोड़ी सेंसिटिव है ना, तो इस वजह से ये सिस्टम जल्दी डैमेज हो जाता है। और रेगुलर मेंटेनेंस नेक्स्ट पॉइंट है, तो इस ब्रेक को रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। इसका जो सेंसर है वो चेक किया जाता है मेंटेनेंस में, और ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और नॉन एबीएस को रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, अब आ गए हम इम्प्रूवमेंट पे। इम्प्रूवमेंट में 2 पॉइंट हैं, एक है यूज ऑफ एक्सीलरोमीटर सेंसर और दूसरा है मटेरियल इम्प्रूवमेंट। अच्छा, मैंने इसको जहाँ तक स्टडी किया कि इम्प्रूवमेंट इसमें किस तरह से लाई जा सकती है और लाई गई है। अभी कुछ गाड़ियों में इस तरह का एक्सीलरोमीटर सेंसर को यूज किया गया है, मगर ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ। अभी जो हमारे एबीएस सिस्टम है उसके अंदर हमारे यहाँ जो सेंसर लगे हुए हैं वो है कॉन्टैक्ट कंट्रोल सिस्टम पे बेस्ड कर। तो जब तक वो व्हील्स के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बनाएंगे तो व्हील की एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन दोनों ही पता नहीं लगेगी। और ये जो यूज ऑफ हम एक्सीलरोमीटर सेंसर का यूज करेंगे तो वो ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक ईसीयू सिस्टम के साथ अटैच होगा एक्सीलरोमीटर सेंसर, और वो चलती हुई गाड़ी में जब ब्रेक अप्लाई करने की हमें जरूरत भी नहीं महसूस हुई तो वो चलती हुई गाड़ी में एक्सीलरोमीटर सेंसर की स्पीड कैलकुलेट कर लेगा। अब वो आइदर वो एक्सेलरेशन की तरफ हो या वो डिसेलरेशन की तरफ हो, अगर हम एक्सीलरेटर से पैर हटाते हैं तो वो डिसेलरेशन कैलकुलेट करेगा। तो एक्सीलरोमीटर सेंसर सबसे पहले एक काम ना हमारा जो ब्रेक अप्लाई होने के बाद से हो रहा था कि भाई कंट्रोलर स्पीड सेंसर को सिग्नल प्रोवाइड कर रहा था कि भाई स्पीड बताओ कितनी स्पीड है, तो ये काम सबसे पहले हो जा रहा है। एक्सीलरोमीटर सेंसर से 20% काम ब्रेकिंग सिस्टम का पहले ही हो जाता है कि वो एक स्पीड कैलकुलेट कर ले रहा है। और उसके बाद फिर जो दूसरी साइकिल है वो वही सेम एज इट इज जो चल रही थी कंट्रोलर के थ्रू और मास्टर सिलेंडर के थ्रू, हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट के थ्रू, तो वो चलती रहेगी। मगर इस एक्सीलरोमीटर सेंसर को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि पहले ही हमें स्पीड कैलकुलेट हो जाए। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट है मटेरियल इम्प्रूवमेंट। अच्छा, जो हमारे एबीएस की जो डिस्क होती है जो हर व्हील के साथ आसान 3 मिनट रह गए हैं, सिर्फ 3 मिनट। जी सर, 1 मिनट में हो गया था। जो डिस्क लगी होती है वो कास्ट आयरन की होती है, और क्या कहते हैं मैंने जो इसको स्टडी किया वो ये है कि हमें रॉट आयरन यूज करना चाहिए, क्योंकि रॉट आयरन की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कास्ट आयरन से, और रॉट आयरन इज मच बेटर देन कास्ट, और उसमें टूटने के मटेरियल के खराब होने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं रॉट आयरन के। सर कंप्लीट। अच्छा जी, ऐसा है कि मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ और इसको वीडियो सेव करके आई विल कम बैक, देन यू विल आस्क क्वेश्चन और उसके बाद आप इनकी रेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके।